नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। मैं हूं अनीता और आज बुलेटिन में आपको बताएंगे त्रिपुरा में बीजेपी ने शुरू की चुनावी तैयारियां, ओडिशा में बनेंगे आदिवासियों के लिए 100 छात्रावास और जानेंगे क्यों अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी संगठन कर रहे हैं असहयोग आंदोलन। एमबीबी पोल में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ आरक्षण पर कहां फंस रहा है पेच। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। त्रिपुरा में बीजेपी ने चुनाव के लिए कसी कमर, जनवरी से शुरू होगी रथ यात्रा। तमिलनाडु में एससी/एसटी के कल्याण के लिए 33 में से 13 योजनाओं में एक भी पैसा नहीं हुआ खर्च। अरुणाचल में चकमा हाजोंग संगठन का असहयोग आंदोलन, आवासीय प्रमाण पत्र पर जारी रोक को हटाने की मांग। ओडिशा में एससी/एसटी छात्रों के लिए बड़ा ऐलान, राज्य में बनेंगे 100 छात्रावास। एमबीबी पोल में 75% लोगों ने माना छत्तीसगढ़ आरक्षण बिल पर हो रही है गैर जरूरी राजनीति। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर आदिवासी बहुल राज्यों में धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठाते रही है। हाल ही में लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह मुद्दा उठाया था, तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी धर्मांतरण और लव जिहाद को जोड़ते हुए कई बयान दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़, झारखंड में आरएसएस धर्मांतरण के खिलाफ और घर वापसी के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। लेकिन इस बीच त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा रविवार यानी 25 दिसंबर को मरियम नगर के एक कैथोलिक चर्च में हुए क्रिसमस समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई और नेता भी शामिल थे। त्रिपुरा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय बाकी है। दरअसल त्रिपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दलों ने जमीन पर अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम त्रिपुरा भेजी है। बीजेपी की इस टीम का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष कर रहे हैं। वहीं कुछ अन्य खबरों के मुताबिक त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी 1 जनवरी से राज्य भर में रथ यात्रा आयोजित करेगी। पार्टी के एक नेता ने ये जानकारी पीटीआई को दी। उन्होंने बताया कि यात्रा की तैयारियों की निगरानी के लिए सूचना और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुशांत चौधरी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में विधानसभा की 60 सीटों पर फरवरी 2023 में चुनाव होने हैं। फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी संगठन आईपीएफटी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। राज्य में टिपरा मोथा नाम का नया संगठन बन चुका है। आईपीएफटी बिखर चुका है और उसके सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता अब टिपरा मोथा के सदस्य बन गए हैं। त्रिपुरा में बीजेपी के चुनाव में चल रही तैयारियों के बारे में बातचीत करने के लिए मैं भी भारत के संवाददाता सेलेन हमारे साथ अगरतला से जुड़ रहे हैं। सेलेन, बीजेपी ने त्रिपुरा में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, उनके केंद्रीय नेता भी वहां पहुंच रहे हैं। अगरतला में इस वक्त क्या चल रहा है, आप थोड़ा बताएं। देखिए, चुनाव और कुछ दिनों बाकी है कि शायद फरवरी या मार्च में हो जाएगा यहाँ का जो अगले जो विधानसभा जो चुनाव है। तो ऑलरेडी त्रिपुरा में तो बहुत सारे जो सेंट्रल जो लीडर है वो आते जाते रहते हैं। तो त्रिपुरा का जो अभी जो प्रभारी है, जो बीजेपी का स्टेट प्रभारी है डॉक्टर महेश शर्मा जी, वो भी त्रिपुरा में आ चुके हैं। आगे जो त्रिपुरा का जो बीजेपी का जो एमएलए है, कैबिनेट मिनिस्टर है और बीजेपी के स्टेट जो लीडर है, उन लोगों के साथ मीटिंग कर रहा है। तो शायद बीजेपी ऑलरेडी त्रिपुरा में चुनाव के लिए जो काम शुरू कर दिया है, लेकिन कैंपिंग इतना ज्यादा शुरू नहीं हुआ। लेकिन जो इंटरनली जो उन लोगों का जो सांगठनिक जो बैठक वगैरह है, जो मीटिंग वगैरह है, वो सब शुरू कर दिया है बीजेपी। सेलेन, यहाँ दिल्ली में सूत्रों के हवाले से कुछ खबरें चलाई जा रही हैं कि जनवरी के महीने में त्रिपुरा में कोई रथ यात्रा बीजेपी चला सकती है। हाँ, वो एक बीजेपी जो स्टेट जो बीजेपी कमेटी की तरफ से एक छोटा सा प्रेस रिलीज उन लोगों ने किया था कुछ दिन पहले। अभी तक ऑफिशियली उन लोगों ने डेट नहीं बताया कि प्रेस रिलीज में लिखा है कि जनवरी की फर्स्ट वीक, मतलब ऑफिशियली डेट अभी तक ठीक नहीं हुआ है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से ही जो अगले जो
विधानसभा चुनाव है, चुनाव को लेके आगे लेके और त्रिपुरा में दो जगह से, दो एरिया से उन लोगों ने जो रथ यात्रा शुरू करेंगे। एक तो है साउथ त्रिपुरा और एक है नॉर्थ त्रिपुरा से। जो बीजेपी के सामने जो अगले जो इलेक्शन है, इलेक्शन के मुद्दे को सामने लेके उन लोगों ने बीजेपी की तरफ से जो दो दो एरिया, जो नॉर्थ त्रिपुरा और साउथ त्रिपुरा, दो एरिया से जो याद यात्रा शुरू कर देंगे। और अभी तक ऑफिशियली उन लोगों ने डेट नहीं बताया, लेकिन जनवरी की फर्स्ट जो वीक है, वीक से ही शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ लिखा है। सेलेन, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि पिछली बार त्रिपुरा में बीजेपी को आदिवासी समर्थन काफी मिला था क्योंकि आईपीएफटी उसके साथ थी, लेकिन इस बार क्या होगा? क्योंकि अब तो आईपीएफटी का तो अपना ही वजूद खत्म दिखाई देता है। देखिए, एक तो है जो त्रिपुरा में बहुत सालों से जो सीपीएम का जो सत्ता थी, वो तब बीजेपी पिछले जो 2018 की जो विधानसभा चुनाव हुई थी, तब आईपीएफटी के साथ जो संघ जुट होके, जो एलायंस होके उन लोगों ने सत्ता में आया था बीजेपी ने। तो तब तो बीजेपी 36 सीट ही ले थे और आईपीएफटी 8 सीट ले थे। तो एक्चुअली त्रिपुरा में क्या हुआ, त्रिपुरा में 60 जो सीट है, 60 सीट से 20 सीट है आदिवासी की जो संरक्षित, जो एसटी रिजर्व सीट है, और बाकी 40 सीट है जनरल और एससी जो सीट है। तो पहले जो 2018 में जो इलेक्शन हुए थे, तब तो बीजेपी की अगेंस्ट जो लड़ाई कर रहे थे तब सीपीएम थी। तो अभी त्रिपुरा में जो बीजेपी की अगेंस्ट जो लड़ाई करेंगे तो त्रिपुरा मथा, जो जनजातियों की जो महाराजा ने गठन किया था, त्रिपुरा मथा। तो बीजेपी के संग आईपीएफटी के सरकार यहाँ चल रहा है। लेकिन अभी तक हमारे पास जितना इंफॉर्मेशन है कि आईपीएफटी धीरे धीरे बीजेपी के साथ, और बीजेपी भी आईपीएफटी को संग छोड़ रहा है। तो जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगले जो 2023 का जो चुनाव है, चुनाव में बीजेपी अकेले अकेले ही लड़ेंगे, जो फिर अगले जो चुनाव में। तो और एक बात है कि बीजेपी की जो एसटी विंग है, जो जनजाति मोर्चा, जो त्रिपुरा में भी जनजाति मोर्चा का एक संगठन, जो बीजेपी संगठन का विंग है। तो बीजेपी की जनजाति मोर्चा की तरफ से तो गांव गांव में जाके उन लोगों ने कैंपिंग शुरू कर दी है। हम हमारे पास खबर मिल रहा है कि बीजेपी जो एसटी मोर्चा का जो जनरल इंचार्ज है, प्रेसिडेंट है, सब गांव गांव जाके जो एसटी लोगों के साथ, आदिवासी लोगों के साथ मिलके प्रोग्राम बना रहा है, जो कैंपिंग शुरू कर दिया है। तो और एक बात है कि त्रिपुरा मथा जो यहाँ का, जो अभी पिछले जो एडीसी इलेक्शन में त्रिपुरा मथा महाराजा ने एडीसी में, जहाँ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, त्रिपुरा ट्राइबल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सत्ता बना लिया है, सरकार गठन किया है। तो अगले जो 2023 का जो चुनाव है, शायद बीजेपी अकेले लड़ने के लिए तैयारी चल रहा है। तो एसटी जो बूथ है, एसटी जो आदिवासी का जो वोटर है, वो वोट बैंक तो एसटी से ही है, क्योंकि 20 सीट जो आदिवासी संरक्षित जो सीट है। तो शायद एसटी मोर्चा, जो बीजेपी के एसटी मोर्चा से कम चला लेंगे वो, अभी जहां तक हमारे पास जितना खबर है। और अब त्रिपुरा से चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने एससी एसटी के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए लागू की गई 33 में से 13 योजनाओं पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। ये जानकारी आरटीआई के जरिए मिली है। मदुरई के एक कार्यकर्ता एस कार्तिक द्वारा दायर एक आरटीआई से ये जानकारी मिली। जानकारी के मुताबिक आदि द्रविड़ और आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए लागू की गई 33 में से 13 योजनाओं पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया। विभाग ने पिछले 5 वर्षों में बजट में आवंटित 927 करोड़ रुपए को सरकारी खजाने में वापस कर दिया है। बता दें, इन 13 योजनाओं में मुख्यमंत्री योग्यता पुरस्कार, विदेश में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, आदि द्रविड़ कल्याण विद्यालयों के लिए पुरस्कार, स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद, ईसाई एससी एसटी छात्रों के लिए साइकिल का वितरण, सामान्य प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग, एससी छात्रों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स
और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स की स्थापना, सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेजों को मुआवजा, स्काउट और गाइड मूवमेंट की योजना शामिल है। जानकारी के मुताबिक साल 2021-22 में राज्य ने विभाग के लिए 4,142 करोड़ रुपए आवंटित किए। उस राशि का एक हिस्सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बनाई गई 33 योजनाओं को लागू करने के लिए आवंटित किया गया था। लेकिन आरटीआई जवाब के मुताबिक 2021-2022 के लिए विभाग का सबसे बड़ा खर्च एडीडब्ल्यू स्कूलों और छात्रावासों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 757 करोड़ रुपए था। वहीं शैक्षिक रियायत के लिए 520 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि एडीडब्ल्यू स्कूलों के लिए खेल सामग्री खरीदने के लिए विभाग ने सिर्फ 1.3 लाख रुपए खर्च किए हैं। और अब तमिलनाडु से चलते हैं उत्तर पूर्व के राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में चकमा हाजोंग समुदाय ने राज्य सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश चकमा स्टूडेंट्स यूनियन और अरुणाचल प्रदेश हाजोंग स्टूडेंट यूनियन के सहयोग से चकमा हाजोंग के छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष निकाय इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार ने इन दोनों समुदायों के लिए जारी होने वाले आवासीय प्रमाण पत्र यानी आरपीसी को रद्द करने की अधिसूचना जारी की थी। ये दोनों समुदाय पिछले कई दिनों से इस अधिसूचना का विरोध कर रहे हैं। पिछले महीने ही इन छात्र संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन इसके बावजूद भी जब राज्य सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया तो इन छात्र संगठनों ने 3 दिसंबर यानी शुक्रवार से यह आंदोलन शुरू कर दिया है। खबरों के मुताबिक यह आंदोलन 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। संगठनों के एक बयान में कहा गया है कि आंदोलन का समर्थन करने वाली आम जनता ने साप्ताहिक बाजारों को बंद रखा और छात्रों ने सरकार के विरोध में अपनी कक्षाओं का बहिष्कार किया। आपको बता दें कि आवासीय प्रमाण पत्र यानी आरपीसी शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए एक बुनियादी दस्तावेज है। विशेष रूप से भारतीय अर्धसैनिक बलों, निजी नौकरियों और केंद्र सरकार की नौकरी पाने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन दो हाशिए के समुदायों के लिए आरपीसी को अचानक रद्द करने से वे शिक्षा और आजीविका के अपने मूल अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। और अब ओडिशा से बड़ी खबर। ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने घोषणा की कि सरकार SC/ST के छात्रों के लिए राज्य में 100 और छात्रावासों का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास विभाग द्वारा आयोजित सरगी फुल महोत्सव 2022 के समापन समारोह में ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 तक इन छात्रावासों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बताया कि वर्तमान में राज्य के छात्रावासों में SC और ST समुदाय के 5 लाख से ज्यादा छात्र रह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा के बच्चे देश के किसी भी अन्य राज्य से कम नहीं हैं। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि वे अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता पाने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करें। बता दें, प्रदेश में पिछले 12 वर्षों से सरगी फुल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस साल करीब 1200 छात्र छात्राओं और 170 टीचर्स ने इस महोत्सव में भाग लिया। अपने दूसरे सेगमेंट एम बेबी पोल में आज सुबह मैं भी भारत के YouTube चैनल पर हमने एक सवाल किया था। सवाल था, छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण बिल पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के 10 सवालों के जवाब राज्य सरकार ने दे दिए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि राज्यपाल इस बिल पर हस्ताक्षर कर देगी। क्या अनुसुईया उइके आदिवासी आरक्षण से जुड़े बिल पर गैर जरूरी राजनीति कर रही है? आपकी राय क्या है? इस सवाल के जवाब में 75% लोगों ने हाँ का ऑप्शन चुना, यानी ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि राज्यपाल आदिवासी आरक्षण के मसले पर राजनीति कर रही है, जिससे उन्हें बचना चाहिए था। वहीं 18% लोगों ने माना कि राज्यपाल गैर जरूरी राजनीति नहीं कर रही है, जबकि 7% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना।
लेकिन हमने ये सवाल पूछा क्यों था? दरअसल आदिवासी आरक्षण बिल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल यानी रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि सरकार ने राज्यपाल अनुसुईया उइके के सवालों के जवाब भेज दिए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि आदिवासी आरक्षण का मामला जितना जल्दी हल हो जाए उतना अच्छा है। रविवार को ही बिलासपुर पहुंची राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मीडिया को बताया कि इस जवाब पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। बारीकी से अध्ययन के बाद और जवाब से संतुष्ट होने के बाद ही वो बिल पर हस्ताक्षर करेंगी। गुरुवार को कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। इस दौरान विधायकों ने राज्यपाल से आरक्षण विधेयकों पर हस्ताक्षर करने की मांग की थी। इस पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने उन्हें 10 सवालों की सूची दी थी और कहा था कि इनका जवाब सरकार से मिल जाए तो हस्ताक्षर कल हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं वो 10 सवाल जो राज्यपाल ने भूपेश बघेल सरकार से पूछे हैं। पहला सवाल, आरक्षण विधेयक पारित होने के पहले क्या SC/ST को लेकर क्वांटिफाइबल डेटा तैयार किया गया था? दूसरा सवाल, आरक्षण का प्रतिशत 50% से ज्यादा किए जाने के लिए विशेष और बाध्यकारी परिस्थितियों का विवरण दिया जाए। तीसरा सवाल, 58% आरक्षण रद्द किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले के 2.5 महीने बाद क्या आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर कोई विशेष डाटा जुटाया गया है? चौथा सवाल, राज्य सेवाओं में SC/ST वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है। ऐसे में SC/ST वर्ग के लोग किस तरह सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इसका डाटा पेश किया जाए। पांचवा सवाल, SC और ST वर्ग के पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए क्या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है? छठा सवाल, मंत्रिपरिषद के सामने आरक्षण संशोधन विधेयक पेश करते समय जिस क्वांटिफाइबल डाटा आयोग के गठन की बात की गई थी, उस आयोग की रिपोर्ट राजभवन भेजी जाए। सातवां सवाल, आरक्षण संशोधन विधेयक पर विधि विभाग की रिपोर्ट पेश की जाए। आठवां सवाल, विधेयक में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का उल्लेख नहीं है। ऐसे में इस कानूनी सवाल का जवाब दिया जाए कि क्या शासन को EWS के लिए संविधान के अनुच्छेद 16(6) के तहत अलग से अधिनियम लाना चाहिए था? नौवां सवाल, विधेयक के लागू होने के बाद आरक्षण की कुल सीमा 72% हो जाएगी। क्या इस आरक्षण को लागू करने के लिए प्रशासन की तैयारियों का ध्यान रखा गया है? क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया था? और आखिर में 10वां सवाल है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद के सामने पेश की गई रिपोर्ट में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में आरक्षण के प्रतिशत का उल्लेख किया गया है। इन सभी राज्यों में आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने से पहले आयोग का गठन किया गया था। ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या किसी ऐसी कमेटी का गठन किया गया है? आदिवासी आरक्षण बिल के मामले में राज्यपाल की भूमिका काफी दिलचस्प रही है, क्योंकि जब तक सरकार विधानसभा में आदिवासी आरक्षण से जुड़ा बिल नहीं लाई थी, तब तक राज्यपाल इस मामले में काफी सक्रियता दिखा रही थी। उन्होंने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पूछा था कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठा रही है। लेकिन अब जबकि सरकार ये बिल विधानसभा में पेश कर चुकी है, पास करा चुकी है, तो वो इसे मंजूरी नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या कोई राजनीतिक दबाव है। वहीं इस सिलसिले में अब छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज नाम के संगठन ने ऐलान किया है कि अगर राज्यपाल 3 दिन के भीतर इस बिल को मंजूरी नहीं देती है तो फिर राजभवन का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में 2 दिसंबर को आम राय से 2 विधेयक पारित किए गए हैं, जिनके लागू होने के बाद राज्य की सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में कुल आरक्षण 76% हो जाएगा। इन विधेयकों के मुताबिक राज्य में ST को 32%, OBC को 27%, SC को 13% और EWS को 4% आरक्षण दिया जाएगा।
विधेयक को राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने इस पर साइन नहीं किए हैं। राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही राज्य में ये आरक्षण प्रक्रिया लागू हो जाएगी। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रही खींचातानी से छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। ये देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां पिछले 2 महीनों से लोक सेवाओं और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का नियम और रोस्टर ही लागू नहीं है। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और इसलिए भी आदिवासी आरक्षण का मुद्दा बेहद संवेदनशील बन गया है। सरकार कानून बनाकर आदिवासी आबादी को ये संदेश देना चाहती है कि वो उनके मुद्दे पर गंभीर है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल की मजबूरी ये है कि वो इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नहीं जा सकती है। ऐसी स्थिति में राजभवन की तरफ से इस बिल को लटकाए जाने के पीछे बीजेपी का हाथ देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे राजनीतिक खेल में आदिवासी नौजवानों को ही नहीं, अन्य वर्गों के नौजवानों में भी बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि जब तक इस मामले पर स्पष्टता नहीं होगी, राज्य की नौकरियों में भर्ती पर भ्रम की स्थिति रहेगी। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज फिर आपको असम ले चलते हैं और दिखाते हैं कि राभा महिलाएं पानी से भरे खेतों में कैसे मछली पकड़ती है। मछली पकड़ने के लिए ये महिलाएं खास तरह के ट्रैप का इस्तेमाल करती हैं। ये ट्रैप बांस से बनाया जाता है। असम में राभा आदिवासियों की कुल आबादी करीब 35 लाख है। असम के राभा आदिवासी गोलपाड़ा, कामरूप, कोकराझार और बक्सा जिले में रहते हैं। राभा आदिवासियों के कुल 8 समूह हैं। ये समूह हैं तोतला, मैत्री, पाती, देहोरी, बेतला, कोच्छा और हना। राभा आदिवासी अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर काफी सचेत हैं। राभा महिलाएं कपड़ा बुनने में माहिर होती हैं। राभा आदिवासियों के हर घर में हथकरघा जरूर होता है। कपड़ा बुनाई को राभा आदिवासी एक कला का दर्जा देते हैं। राभा जनजाति के लोग गुजर बसर के लिए खेती किसानी पर ही ज्यादा निर्भर करते हैं। और ये था आज का हमारा आदिवासी डेली न्यूज बुलेटिन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल करें। अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं भी भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।